नमस्कार दोस्तों। देखिए बोर्ड्स हमारे सर पर आ चुका है। अब देखिए हमारा जेई अटेम्प्ट तो वैसे भी ख़त्म हो चुका है, उसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और उनके रिजल्ट्स के बेसिस पे आपने अपने नंबर कैलकुलेट किए, नंबर देखे और परसेंटाइल भी कैलकुलेट कर ली। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने तो अपना ब्रांच भी सिलेक्ट कर ली, अपनी कॉलेज भी डिसाइड कर लिया होगा। जिन बच्चों के परसेंटाइल नहीं आए वो लोग अभी एंशियस हैं इस चीज़ को लेकर कि देखो क्या होने वाला है, क्या होगा, क्योंकि हमारे सामने 3 एग्जामिनेशन अभी सर पर है। पहला है बोर्ड्स, दूसरा है जेई मेन का अप्रैल वाला अटैम्प्ट और फिर जेई एडवांस का अटैम्प्ट। अब इशू यह है कि क्या करें, किस पे फोकस करें और किसको एक्टिवली परस्यू करें, किसको पैसिवली रखें। ये इसको लेकर हज़ारों स्ट्रेटेजी वीडियोस और हज़ारों आपने वीडियोस देख ली होंगी कि क्या आपको करना चाहिए। बट सिंपल फैक्ट तो ये है कि अभी हमारे सामने एक वॉर आ चुका है जो कि हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन। और मेरी एडवाइस हमेशा से क्लियरली रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझसे ऑफलाइन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यही एडवाइस मांग रहे हैं कि करना क्या है, क्या होगा, और ऑनलाइन में भी लोग यही सेम सवाल पूछते हैं। कुछ सवाल मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या जनरली सवाल हमारे पास आ रहे हैं। पहली बात तो किस सोर्स से हमको रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो कि आई थिंक कि अब वो स्ट्रैटेजी और अब वो सवाल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 2 दिन बाद आपका एग्जामिनेशन है। दूसरा सवाल जो एंग्जाइटी की वजह से आता है कि भैया मीन्स हमारा ख़राब हो चुका है, तो कहीं ऐसा ना हो बोर्ड्स हमारा ख़राब हो जाए और क्या होगा, अप्रैल का अटैम्प्ट भी ख़राब हो जाए, जेई एडवांस भी, बिल्कुल डूम स्टे वाली सिचुएशन हमारे दिमाग में चल रही होती है। तीसरा सवाल है कि भैया रिवीजन कर रहा हूँ और रिवीजन करता ही जा रहा हूँ बट बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मतलब रिवीजन करता हूँ तब तक ठीक लगता है, लेक्चर देखता हूँ और तब तक ठीक लगता है, फिर लेकिन खुद एक बार रिमेंबर करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्या पढ़ूँ, क्या याद है, क्या याद नहीं है, बोर्ड में लिख पाऊँगा कि नहीं लिख पाऊँगा। ठीक है, ये सब स्ट्रैटेजी। और चौथा सवाल तो मैंने तुमको बता ही दिया है कि भैया अब मैं क्या बोर्ड्स में मतलब थोड़ा बहुत परसेंटाइल ले आऊँ, थोड़ा बहुत परसेंटेज जो काम चलाऊ परसेंटेज है वो ले आऊँ और अपना मेंस पे फोकस करूँ, अपना एडवांस पे फोकस करूँ। तो ये सारे सवाल, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। इन सवाल का जनरली एक ओरिजिन मैं मानता हूँ कि जब भी आपकी एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा होगी किसी भी एग्ज़ाम से पहले, तो ऐसी ओवर थिंकिंग और मल्टीपल सवाल आपके दिमाग में चलते रहेंगे और इन सवाल का एक नेगेटिव असर होगा कि आप किसी भी चीज़ पे फोकस अभी नहीं कर पाएंगे, स्पेशली जो आपके सामने वॉर एक खड़ा हुआ है उस पे तो नहीं एटलीस्ट। तो आज इसी वीडियो में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बातें करने वाले हैं। अब पहला सवाल ये है कि भैया बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर बोर्ड्स में मैं 75% से ऊपर ले आऊँगा और एवरेज परसेंटेज रखूँगा तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, और अपने मेंस पे अटेम्प्ट। देखिए बोर्ड्स की इंपॉर्टेंट वैल्यू है, देखिए बोर्ड्स की वैल्यू है हमारी सोसाइटी में और इस बेसिस पे हमको बहुत हद तक जगह जगह पे जज किया जाएगा और इस जजमेंट पे ही हमारा कॉन्फिडेंस जनरली डिपेंड करता है कि हमारा ओवरऑल कॉन्फिडेंस इन एग्ज़ाम्स को लेकर और आगे वाले एग्ज़ाम्स को लेकर क्या होगा। तो इन एग्जामिनेशन पे बहुत कुछ हमारा डिपेंड करता है कभी ना कभी, और फ्यूचर में भी बोर्ड्स एग्जामिनेशन के परसेंटेज की एक लिमिटेड एवरेज वैल्यू तो रहती ही है। तो एडवाइस ये रहेगी कि आप अभी के लिए सब कुछ छोड़कर बोर्ड्स पे अपना फोकस करें। स्पेशली अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं अपने प्री बोर्ड्स आपने देख लिए होंगे कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने एग्जामिनेशन को लेकर, आपका क्या पैटर्न ऑफ राइटिंग है, उसमें आपको क्या मार्क्स मिलते हैं, आपको क्लिक करता है कि नहीं, आपका टाइम मैनेजमेंट होता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें अगर आपकी फिगर आउट नहीं है और मेंस में आपके अगर 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है आपका मोस्ट प्रोबेबली बहुत कुछ रिवीजन में प्रॉब्लम होगी, चीज़ें याद नहीं आती होंगी। तो आप सब कुछ छोड़कर अभी के लिए अपना बोर्ड्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है कि हम लोग कहाँ से रिवीजन करें, क्या रिवीजन करें। तो देखो दे आर मल्टीपल सोर्सेज जिनसे आप रिवीजन कर रहे होंगे अभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और मैं आपको कोई एक सोर्स बताऊंगा तो वैसे भी आप सुनने वाले हैं नहीं, और आपकी चॉइस है, आपकी फ्रीडम है, आपका इंटरनेट है, आप कहीं से भी पढ़े, कोई भी आपका फेवरेट टीचर हो। मेरी एक एडवाइस ये हमेशा रहती है कि एक सोर्स से पढ़ाई करें, ज़्यादा वीडियोस पे जाने की कोशिश ना करें, उन पे ध्यान देने की कोशिश ना करें। आप एक टीचर को चुनें जहाँ से आपको लगता है कि वो कंप्लीट रिवीजन करा रहे हैं और वहीं से आप अपना रिवीजन करें। उस रिवीजन को दूसरे सोर्सेज से जाने की बजाय आप उस एक पर्टिकुलर सोर्स से मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। अब रिवीजन करना कैसे होता है, किसी भी, देखो आप शॉर्ट वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें कंप्लीट आपका रिवीजन हो रहा होगा, फास्ट रिवीजन हो रहा होगा, क्योंकि रिवीजन का मतलब ही है कि आपको आता था और आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें इशू एक ये होता है कि जब टीचर आपको, ऑनलाइन वाले टीचर जब आपको पढ़ाते हैं तो बड़ा एक्टिवली पढ़ा रहे हैं, उनके पास नोट्स भी हैं, अपने नोट्स भी हैं और उस नोट से वो आपको पढ़ा रहे हैं और आप पैसिवली उसको सुन रहे हैं
और आपको लग रहा है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब आप एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करेंगे बाद में, तो आपको लगेगा कि यार मुझे सब कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप एक लेक्चर देखो। फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक लेक्चर देखा, 15-20 मिनट का रिवीजन लेक्चर देखा। उसके बाद आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आप जैसे हम लोग बचपन में करते थे कि हाथ रख के एक रट्टाफिकेशन, एक रिमेंबर करने की कोशिश करें। देखो मैं रट्टाफिकेशन के अगेंस्ट हूँ, बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी सर्कमस्टांसेस और टाइम के हिसाब से रट्टाफिकेशन की एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू हो जाती है, स्पेशली जब सिलेबस बहुत ज़्यादा हो और आपको आपका जजमेंट, आपकी चेकिंग आपके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे नहीं बल्कि आपके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, आपने कितना आंसर लिखा है, किस वे में आंसर लिखा है, और सिलेबस इतना बड़ा है तो उस वे में आपका रट्टाफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो टाइम मैनेजमेंट का इशू होगा, स्ट्रक्चर फ्लो बनाने में एक इशू होता है एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो कोशिश करें कि जैसे ही आपको एक लेक्चर देखें, फटाफट उस लेक्चर के बाद एक बार रिवाइज़ करने की कोशिश करें अपने माइंड में कि क्या पढ़ा है हमने उस लेक्चर में और क्या मुझे कितना याद है अभी इस पॉइंट पे। और यही आपको बार बार मल्टीपल टाइम्स करना है। फिज़िक्स में फॉर एग्जांपल 15 चैप्टर्स अगर आपके हैं तो 15 चैप्टर को कोशिश करें कि 3-3 बार आप उसको बिना देखे आंख बंद करके बोल पाएँ कि इस चैप्टर में क्या क्या था, क्या क्या डेफिनेशन है, क्या क्या डेरिवेशन है। और ऐसे चैप्टर एक्चुअली ऐसे आपका कोर्स बहुत छोटा कोर्स होता जाएगा धीरे धीरे, और आपको याद भी होने लग जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आने लग जाएगा। न्यूमेरिकल्स तो हम करते ही रहेंगे। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट पे कि एग्ज़ामिनेशन क्या है, मतलब बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन किस तरीके से चेक होगा, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे लिखना होता है और क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। देखो बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि फ़र्स्ट आपका रिवीजन अच्छे से हो, रट्टाफिकेशन हो और बेसिक न्यूमेरिकल्स आपने कंप्लीट करके रखे हो, बेसिक डेरिवेशन आपने कंप्लीट करके रखे हो। कंप्लीट करने का मतलब मैं ये मानता हूँ कि आपने चीज़ें रिकॉल करी हो आंखें बंद करके, ना कि वीडियो देखते हुए। डेरिवेशन आपने अपने हाथों से एक एक बार करके देखे हों और न्यूमेरिकल्स भी अपने हाथों से आपने सॉल्व किए हों, ना कि कोई वीडियो देखते देखते। क्योंकि वीडियो देखते देखते जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसमें रिवीजन उस टीचर का हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। तो आपका रिवीजन तभी होगा जब आप किसी भी चीज़ को ना देखते हुए सिर्फ रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, तभी उसको एक रिवीजन माना जाता है। सेकंड, क्या वे है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है, और ये एग्ज़ामिनेशन कोई भी रिटन एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें ये चीज़ आपकी वैलिड होती है। देखिए आप जो बोर्ड का एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो आपकी कॉपी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बट जो चेक कर रहा है उसके लिए आपकी कॉपी उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। उस कॉपी की वैल्यू 200-400 रुपये, 500 रुपये पर चेकिंग का जो रेट होता है उसके हिसाब से डिसाइड होती है। अब जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो 40, 50, 60 साल का कोई मैम या कोई सर होंगे। अब आप सोच लो कि इसमें ह्यूमन एस्पेक्ट कितना आ जाता है, सब्जेक्टिविटी कितनी आ जाती है। ये आपकी कॉपी का कैसा चेकिंग होगी और क्या आपको मार्क्स मिलेगा, ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है जो सामने चेक कर रहा है। ऑब्वियसली आपने आंसर लिखा है, आपका क्या स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड तो करेगा ही, बट सामने वाले की क्या मेंटालिटी है आपकी कॉपी चेक करते वक्त उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करें कि वो किस वे में कॉपी चेक कर रहा है। तो देखो आपकी कॉपी आने से पहले वैसे ही सेम क्वेश्चंस और वैसे ही सेम आंसर्स की उसने कम से कम 30, 40, 50, 100 कॉपीज़ चेक कर रखी होंगी। तो आप ये अज्यूम करो उनकी प्लेस पे अपने आप को रखकर कि वो कितने फ्रस्ट्रेटेड होंगे उन कॉपीज़ को चेक करते वक्त। उनका एक ही इंसेंटिव है कि उन्हें उस चीज़ के लिए पैसा मिल रहा है। तो आपका काम क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है उनकी जो चेकिंग प्रोसेस है उसको ईजी बनाना। और उस चेकिंग प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना चाहिए, किस स्ट्रक्चर में आपको आंसर अपना लिखना चाहिए। अगर आप इमेजिन करेंगे कि वो सामने वाले के शूज़ में जाके आप इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आंसर लिखना है। एक प्रॉपर फ्लो आंसर का होना चाहिए, अननेसेसरी थिंग्स कम से कम हो, हेडिंग्स हो, सब हेडिंग्स हो, अच्छी राइटिंग हो, अच्छी लाइन्स आप बनाओ, डायग्राम्स प्रॉपर बनाओ। सामने वाले को चेक करते वक्त सिर्फ यही ख्याल आना चाहिए कि हाँ इसने ऑलमोस्ट सही आंसर लिखा होगा। लाइन टू लाइन चेक करने की अगर नौबत आती है उसको आपकी, तो वो फ्रस्ट्रेट होगा आपकी कॉपी देखकर, चाहे आपने कुछ भी अच्छा या कुछ भी बुरा लिखा हो। तो यही होना चाहिए कि सामने वाले को ये लगे कि यस राइट, यस राइट, यस राइट, रॉन्ग राइट, रॉन्ग राइट। इस वे में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपको उस क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल मिल जाएं। जनरली अगर आपका एक फ़्लो अच्छा है तो आपको अगर
3 से आपने पूरा कंप्लीट फ्लो अगर कंप्लीट आंसर अच्छे से लिखा है तो जनरली आपको उसमें फुल मार्क्स अलॉट कर दिए जाते हैं। अगर उनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई, थोड़ा सा भी इश्यूज़ आया आपकी कॉपी चेक करने में, तो वो जनरली 4-3 फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4-3 की तरफ जाएगा, और अगर कुछ गलत लिखा है तो शायद और नीचे चला जाए। तो आपका काम है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, एक फ़्लो मेंटेन करना, टाइम मैनेज अच्छे से करना है और एक स्ट्रक्चर्ड में लिखना है ताकि सामने वाले को कॉपी चेक करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन आता है। अब चौथा क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है जो हर एग्जामिनेशन से पहले आता है कि हमको एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले काफ़ी एंग्जाइटी होने लग जाती है। हम लोग रिकॉल करने की कोशिश करते हैं बट चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही होती हैं, और उस बेसिस पे हम लोग अपनी प्रिपरेशन को जज करने लग जाते हैं कि कहीं मेरी प्रिपरेशन ख़राब तो नहीं, और कहीं मेरी प्रिपरेशन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं, क्या मैं ऐसा ना हो कि मैं लिख ना पाऊँ, कोई ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए जो मैंने कभी देखा ना हो। देखो, ये एंग्जाइटी एक साइकोलॉजिकल एंग्जाइटी है और ये जनरली मैंने सुना है हर बच्चे को एग्जामिनेशन से पहले आती है। कुछ हद तक ये एंग्जाइटी वैलिड है और पॉजिटिव भी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि एटलीस्ट आपने एक एफर्ट मारा है, अच्छा एफर्ट मारा है अपने प्रिपरेशन की तरफ। सेकंड, ये एंग्जाइटी काफ़ी हाइप्ड एंग्जाइटी होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एंग्जाइटी ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन में आपकी प्रिपरेशन की वजह से आ रही है। ये जनरल एंग्जाइटी है, किसी भी इम्पॉर्टेंट इवेंट से पहले आपको होती है। हार्मोन्स की वजह से, जनरली बॉडी के स्ट्रक्चर की वजह से होती है। ये अज्यूम करके आप चलो कि ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी जब एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठेंगे। दूसरा, रिकॉल करना, जो आप एग्जामिनेशन के पहले आप रिकॉल करते हैं वो आपका जनरली पैसिव रिकॉलिंग होता है और उसकी वजह से हमारी एंग्जाइटी बढ़ती है। बट याद रखना कि जनरली ये देखा गया है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपकी जो रिकॉलिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड में बढ़ जाती है और चीज़ें आपको बहुत जगह से याद आने लग जाती हैं अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ा है, रिवाइज़ किया है। तो ऐसा नहीं है कि 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले या 1 रात पहले आपको चीज़ें बहुत सारी याद नहीं आ रही हैं तो वो आपको आता नहीं है। मे बी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है और अभी आपने उसको, उस माइंड को इतना फोर्स नहीं किया है कि वो आपको रिकॉल हो सके। बट जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन आपके सामने आती है और उसमें जो हार्मोन सीक्रेट होंगे, एड्रेनलिन वगैरह, उसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें रिकॉल होने चालू होंगी। आपकी माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिवली वर्क करने की कोशिश करेगा और चीज़ें अगर आपने पढ़ी हैं तो आपको याद आ जाएंगी। तो इस चीज़ को इंश्योर करके चलें कि चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। एग्जामिनेशन में बहुत कुछ ज़्यादा याद आता है रादर देन जो आपने पहले अगर रिकॉल करने की कोशिश की है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा इस वे में अपने माइंड को कन्विंस करने की कोशिश करें कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये रहेगा कि देखो, किसी भी एग्जामिनेशन के फ़्लो में आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है वो बहुत मैटर करता है और उसी पे मैटर करता है कि आपको कितना एफर्ट लगेगा या आपकी कितनी प्रिपरेशन आपको करनी होगी उस एग्जामिनेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो आपके शुरू के ये 2-3 पेपर्स जो हैं, फिज़िकल एजुकेशन, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेंगे। इनमें आप पूरी मेहनत लगाओ, इनमें जो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आगे जब आप जेई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट के आसपास वाले पेपर्स दोगे, मार्च के पेपर्स दोगे, तो वहाँ आपको उतना एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा। बट याद रखना, शुरू के पेपर्स अगर आपके थोड़े बहुत भी ऐसे ही चले गए, है ना, एवरेज लेवल पे चले गए, तो आपकी एंग्जाइटी, फिर आपकी कंटिन्यूसली एंग्जाइटी बढ़ती रहेगी कि आगे वाले पेपर में इंप्रूव करने का प्रेशर रहेगा। सेकेंडली, आपके पास एग्जामिनेशन अप्रैल वाला जेईई मेंस अटैम्प्ट जो है, या मे बी नीट है या फिर एडवांस है, उसकी प्रिपरेशन पे भी उसकी वजह से फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो प्रेशर थोड़ा बिल्डअप होगा। तो कोशिश करना कि ये जो शुरू के 3 एग्जामिनेशन है इसमें आप कंप्लीट फोकस करो बोर्ड पे। एक स्ट्रक्चर, एक फ़्लो, एग्जामिनेशन कैसे होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे हो रहा है हमारा, ये सब चीज़ें फिगर आउट हो जाए, अच्छे से फिगर आउट हो जाए, इनमें आप अच्छे से स्कोर कर लें ताकि आगे जाके एंग्जाइटी आपकी और बढ़े ना। और बाकी और अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हम लोग और बात करते रहेंगे। मे बी कुछ दिन में लाइव ना कर सकूं क्योंकि मुझे कुछ टॉपिक्स के वीडियोस बनाने हैं, रिवीजन वीडियोस बनाने हैं और ऑफलाइन में भी कुछ काम है, तो मे बी मैं लाइव ना कर सकूं। तो आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम दो, चिल रह के एग्ज़ामिनेशन देना है और आप बहुत अच्छा कर सकते हो एग्ज़ामिनेशन में। उतना कोई टफ़ एग्ज़ामिनेशन नहीं है। टाइम मैनेजमेंट और ये सब अगर आपने कर लिया, एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लिया, तो वैसे ही आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे और ये आपके कॉन्फिडेंस को और बिल्डअप करेगा आने वाले एग्ज़ामिनेशन के लिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू एंड मिलते हैं अगली वीडियो में और हमारा आशीर्वाद तो आपके साथ हमेशा ही बना है। विजय भव।